Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 12th of February 2023. Let's begin today's MCQ session for upcoming nursing recruitment exams. Our first question is: the earliest sign of post-operative shock are monitored by a nurse by observing the किसी पेशेंट में पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में यदि शॉक डेवलप हो रहा है तो इसके लिए अर्लीस्ट साइन कौन सा हो सकता है जिसे एज अ नर्स आप सबसे पहले ऑब्जर्व करेंगे? पल्स रेट, पल्स प्रेशर, बॉडी टेम्परेचर, यूरिन आउटपुट। पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में शॉक डेवलप होने पर सबसे पहले कौन सी फाइंडिंग देखने को मिलेगी, ये आपको बताना है। यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, पल्स रेट। याद रखिएगा, पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में जो शॉक डेवलप होने का कारण होता है वो होता है एक्सेसिव हैमरेज और इफेक्ट ऑफ एनेस्थीसिया। आप चाहें तो यहाँ नोट कर सकते हैं कॉज क्या हो सकता है पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में मोस्टली शॉक डेवलप होने का। तो पहला कारण लिखिए हैमरेज, एक्सेसिव हैमरेज या हैमरेज कर दीजिएगा, एक्सेसिव हैमरेज। और दूसरा हो सकता है एनेस्थीसिया, यानी पेशेंट को एनेस्थीसिया लगा है इसकी वजह से शॉक हो सकता है, या फिर हेमरेज का होना शॉक का एक कारण हो सकता है। और जब भी पेशेंट शॉक में जाता है तो हमारा हार्ट पूरी बॉडी में लगातार ब्लड फ्लो करते रहने के लिए अपनी पंपिंग एक्शन को बढ़ा देता है, और इसके लिए जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज देखने को मिलती है, यानी कि टैकीकार्डिया देखने को मिलता है। अगर पेशेंट में ऑपरेशन के बाद हार्ट रेट बढ़ रही है तो इसका मतलब है उसमें शॉक कंडीशन डेवलप हो रही है। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जाम्पल ऑफ लाइव वैक्सीन इज। इनमें से लाइव वैक्सीन का एग्जाम्पल कौन सा है? बीसीजी, मीजल्स, कॉलेरा, या फिर ए एंड बी बोथ। ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। लाइव वैक्सीन्स के एग्जाम्पल की बात की जाए तो इसके अंदर बीसीजी, टाइफॉइड ओरल, ओपीवी, येलो फीवर, मीजल्स, रूबेला, मम्स, रोटावायरस, इन्फ्लुएंजा नेजल, ये सभी आते हैं। इसके अलावा किल्ड वैक्सीन्स की बात की जाए तो इसमें टाइफॉइड, कॉलेरा, प्लेग, पर्टुसिस, रेबीज, साल्क पोलियो वैक्सीन, हेपेटाइटिस, इन्फ्लुएंजा, ये सभी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैक्सीनेशन वाज फर्स्ट परफॉर्म्ड बाय। सबसे पहले वैक्सीनेशन किसके द्वारा परफॉर्म किया गया था? जॉन साल्क के द्वारा, एडवर्ड जेनर के द्वारा, लुइस पास्चर के द्वारा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। एडवर्ड जेनर जो कि ब्रिटिश फिजिशियन थे, उन्होंने सबसे पहले स्मॉल पॉक्स डिजीज के अगेंस्ट वैक्सीन बनाया था, वैक्सीनेशन परफॉर्म किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बर्न टेस्ट किसके लिए करवाया जाता है? द राइट आंसर इज
ओव्यूलेशन के लिए अगर 28 दिन के मेंस्ट्रुअल साइकिल पर 28 डे पर फर्न टेस्ट परफॉर्म किया जाए तो एस्ट्रोजन की प्रेजेंस के कारण वहां पर फर्न लाइन पैटर्न देखने को मिलता है और ये ओव्यूलेशन के होने को बताता है। प्रेजेंस ऑफ फर्न लाइक पैटर्न at the day of ovulation due to estrogen. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपोथायरॉयडिज्म कंडीशन होने पर माइक्सोडीमा देखने को मिलता है और इसकी वजह से पर्सन डिप्रेशन में जा सकता है। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी साइकोलॉजिकल कंडीशन है जो कि हाइपोथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट में देखने को मिलेगी, तो आप बताएंगे डिप्रेशन। और वहीं इसका ऑपोजिट अगर पर्सन में हाइपरथायरॉयडिज्म कंडीशन हो जाए तो इससे पर्सन में मेनिया जैसी साइकोलॉजिकल कंडीशन देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट आपको बताना है a persistent preoccupation with fear of having serious disease despite repeated medical reassurance called। अगर किसी व्यक्ति को बिना किसी डिजीज के होते हुए भी ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा बीमार है और वो बार-बार अलग-अलग डॉक्टर्स के पास जाकर अपनी लगातार जांच करवाता रहता है, लेकिन हर जगह उसे ये बताया जाता है कि उसे कोई डिजीज नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है, फिर भी वो इस बात को नहीं मानता और दूसरे डॉक्टर के पास जाता है, तो ये किस टर्म द्वारा डिनोट किया जाएगा? द राइट आंसर इज हाइपोकॉन्ड्रियासिस। अगर कोई व्यक्ति ये मान ले कि उसे कोई बड़ी डिजीज कंडीशन है लेकिन वास्तव में उसे कोई डिजीज नहीं है, वो बार बार बिना किसी प्रूफ के जांच करवाता रहता है, तो ये कंडीशन हाइपोकॉन्ड्रियासिस है। हिंदी में इसे आप रोग भ्रम कह सकते हैं, यानी व्यक्ति को ये भ्रम हो जाता है कि उसे कोई बड़ी बीमारी है और डॉक्टर्स उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। यस, 10 अक्टूबर। 10 अक्टूबर के दिन वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आईसीडी के बारे में। आईसीडी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज और इसे डब्ल्यूएचओ द्वारा दिया गया था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दिया गया था। आईसीडी-10 का इस्तेमाल करते हुए हम साइकाइट्रिक कंडीशंस को क्लासिफाई करते हैं। यहाँ पर आप नोट कर लीजिएगा, साइकाइट्रिक क्लासिफिकेशन। साइकाइट्रिक के अंदर क्लासिफिकेशन करने के लिए डिजीजेस का इसे इस्तेमाल किया जाता है। पहले आईसीडी 10 क्लासिफिकेशन था, अब यहाँ पर आईसीडी 11 आ गया है। अगर रिसेंट एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि आईसीडी 11 क्या है, तो आप बताएंगे कि ये डब्ल्यूएचओ के द्वारा दिया गया क्लासिफिकेशन है, जिसके द्वारा हम साइकाइट्रिक कंडीशंस को क्लासिफाई करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे दो इंपॉर्टेंट टर्म्स की जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछी गई हैं। फॉल्स सेंस ऑफ फैमिलियरिटी विथ अनफैमिलियर थिंग्स। अगर किसी व्यक्ति को किसी ऐसी चीज को देखने पर ये लगे कि ये उस चीज को पहले देख चुका है या इस जगह पर वो पहले आ चुका है या इस व्यक्ति को वो मिल चुका है, जबकि ना तो उसने इस जगह पर पहले आया था, ना इस व्यक्ति को देखा था, ना इस चीज को देखा था। यानी किसी अनजान चीज को देखकर उसे ऐसा लगे कि वो इसे पहले देख चुका है या पहले से जानता है, तो ये टर्म क्या कहलाएगी?
अनफैमिलियर ऑब्जेक्ट को फैमिलियर महसूस करना डेजा व्यू के नाम से जाना जाता है। और अगर इसका ऑपोजिट कहें, फैमिलियर ऑब्जेक्ट को अनफैमिलियर महसूस करना, यानी कि किसी पर्सन से आप पहले मिल चुके हैं लेकिन अब आप उसे नहीं पहचान रहे हैं, या किसी जगह पर आप जा चुके हैं लेकिन अब आप उसे नहीं याद कर पा रहे हैं, तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी? यस, एक्सीलेंट, आप बिल्कुल सही हैं। इट इज कॉल्ड जामीज व्यू। अनफैमिलियर का फैमिलियर लगना डेजा व्यू, और फैमिलियर का अनफैमिलियर लगना जामीज व्यू कहलाता है। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। नेक्स्ट, सिजोफ्रेनिया डिजीज को हम स्प्लिट पर्सनैलिटी डिजीज के रूप में जानते हैं। आइए यहाँ से पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करें। सिजोफ्रेनिया के 4A सिम्टम्स किसके द्वारा दिए गए थे? यस, यूगन ब्लूलर द्वारा। यूगन ब्लूलर ने सिजोफ्रेनिया के 4A सिम्टम्स बताए थे। नेक्स्ट, सिजोफ्रेनिया के फर्स्ट रैंक सिम्टम्स किसके द्वारा दिए गए? यस, एग्जैक्टली, कर्ट स्चिंडर द्वारा। कर्ट स्चिंडर के द्वारा फर्स्ट रैंक सिम्टम्स दिए गए। नेक्स्ट, डिमेंशिया प्रीकॉक्स सिजोफ्रेनिया को किसने कहा था? सिजोफ्रेनिया को पहले डिमेंशिया प्रीकॉक्स नाम से जाना जाता था। ये टर्म किसके द्वारा यूज की गई थी सबसे पहले? यस, एग्जैक्टली, ट्रैपलिन। ट्रैपलिन ने डिमेंशिया प्रीकॉक्स शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किया था। नेक्स्ट आपको बताना है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में कितने समय लगता है? यस, एग्जैक्टली, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस स्पर्म के निर्माण की प्रक्रिया है और इसमें 60 से 70 दिन का समय लगता है, 60 टू 70 डेज। अगर एक ही बार में कहें तो 61 डेज। नेक्स्ट आपको बताना है oogenesis में कितना समय लगता है। तो याद रखिएगा, ओवम के फॉर्मेशन को oogenesis कहते हैं और इसमें 6 टू 8 डेज का टाइम लगता है। स्पर्म की वाइबिलिटी पीरियड यदि आपसे पूछ ली जाए तो आप बता सकते हैं 48 से 72 आवर्स और ओवम की 12 आवर्स। और इस पीरियड में अगर इंटरकोर्स हो तो प्रेगनेंसी अचीव करने की मैक्सिमम चांसेस रहते हैं। फर्टिलाइज ओवम का इम्प्लांटेशन फर्टिलाइजेशन के बाद छठे से 7वें दिन में शुरू होता है और 11वें दिन तक कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आपको बताना है प्रेगनेंसी के अलग-अलग वीक्स पर यूट्रस के साइज के बारे में। यूट्रस का साइज मुर्गी के अंडे के बराबर कितने सप्ताह की प्रेगनेंसी पर होता है? ये सभी चीजें प्रीवियस एग्जाम में पूछी गई हैं, इंपॉर्टेंट हैं। यस, इट इज 6 वीक्स। जब 1.5 महीने की प्रेगनेंसी हो जाती है तो उस समय जो यूट्रस है वो मुर्गी के अंडे के आकार का होता है। इसके बाद क्रिकेट बॉल का आकार किस एज पर आता है? यस, इट इज एट 8 वीक्स। फीटल हेड साइज का यूट्रस किस समय हो जाता है? यस, इट इज ऑन 12 वीक्स। जब पहला ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो जाता है, 3 महीने या 12 सप्ताह कंप्लीट हो जाते हैं, तब साइज ऑफ यूट्रस लाइक अ फीटल हेड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which vaccine is not administered to HIV पॉजिटिव चाइल्ड? इनमें से HIV पॉजिटिव बच्चे को कौन सा वैक्सीन नहीं दिया जा सकता? OPV, DPT,
hepatitis B, MMR. The right answer is OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन, जिसे आप सेबीन के नाम से भी जानते हैं। ये एक लाइव वायरल वैक्सीन है। इसे आप HIV पॉजिटिव चाइल्ड को नहीं दे सकते। जिस भी बच्चे को HIV इन्फेक्शन होता है, उसकी इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है और अगर आपने उसे लाइव वैक्सीन दिया, तो उसमें इस डिज़ीज़ के होने की संभावना बढ़ जाती है। इस वजह से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड पेशेंट या HIV पेशेंट्स को कभी भी लाइव वैक्सीन्स नहीं दिए जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ temperature of the water to be used in tapped sponging should be। अगर किसी क्लाइंट में आप टैपिड स्पंजिंग करना चाहते हैं, तो वाटर का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 80 डिग्री फ़ारेनहाइट से 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, 20 डिग्री फ़ारेनहाइट से 30 डिग्री फ़ारेनहाइट, 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से 115 डिग्री फ़ारेनहाइट, 10 डिग्री फ़ारेनहाइट से 20 डिग्री फ़ारेनहाइट। The right answer is option A। याद रखिएगा, अगर आपको किसी क्लाइंट के अंदर टैपिड स्पंजिंग करनी है, तो इसका सिंपल सा मीनिंग होता है कि क्लाइंट को टैप वाटर से स्पंजिंग करवाना। अगर किसी क्लाइंट को फीवर है, तो आप टैप वाटर लेकर इससे उसकी पूरी बॉडी पर स्पंजिंग करेंगे, यानी गीले कपड़े से उसे रब करेंगे, जिससे कि उसका बॉडी टेम्परेचर कम हो जाएगा। यही चीज़ टैपिड स्पंजिंग है। और टैपिड स्पंजिंग के लिए हमेशा हमें नॉर्मल वाटर की आवश्यकता होती है। यहाँ पर आप एग्जैक्ट नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। 90 डिग्री 90 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर का पानी आप यूज़ कर सकते हैं। डिग्री सेंटीग्रेड में यदि आपसे पूछ लिया जाए, तो आप बता सकते हैं 32.2 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर वाला पानी आप यहाँ पर टैपिड स्पंजिंग करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्पंजिंग का टाइम कितना होना चाहिए, तो आप बता सकते हैं 20 से 30 मिनट तक आपको स्पंजिंग करनी चाहिए। एक बार फिर से समझिएगा, फीवर को रिड्यूस करने के लिए टैप वाटर का इस्तेमाल करते हुए स्पंजिंग करना टैपिड स्पंजिंग कहलाता है। और इसके लिए जो वाटर लिया जाता है, उसका टेम्परेचर 90 डिग्री फ़ारेनहाइट से 95 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following areas of the heart will be affected by occlusion of right coronary artery? अगर हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई पहुंचाने वाली राइट कोरोनरी आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, रुकावट आ जाए, तो इससे हार्ट के किस भाग तक ब्लड नहीं पहुंचेगा? एंटीरियर वॉल, पोस्टीरियर वॉल, लैटरल वॉल, इंफीरियर वॉल। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, इंफीरियर वॉल। हमारे हार्ट को राइट और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी ब्लड सप्लाई पहुंचाती हैं और राइट कोरोनरी आर्टरी के द्वारा राइट वेंट्रिकल या यूं कहें हार्ट के इंफीरियर पार्ट को ब्लड सप्लाई पहुंचाई जाती है। हार्ट के इंफीरियर पार्ट का मतलब है नीचे की तरफ वाला हिस्सा। तो अगर कोरोनरी आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, राइट कोरोनरी आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, तो इससे हार्ट के इंफीरियर वॉल तक ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाएगी। ऑप्शन डी करेक्ट। यहाँ पर इस चीज को थोड़ा सा आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। एक टर्म होता है सुपीरियर और एक वर्ड होता है इंफीरियर। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। सुपीरियर का मतलब होता है ऊपर वाला, यानी अप साइड,
और inferior का मतलब होता है नीचे वाला यानी कि डाउन साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज most appropriate age for primary immunization against tuberculosis, diphtheria, tetanus, whooping cough, measles and polio। इस क्वेश्चन में बताए गए सभी डिजीज के अगेंस्ट मोस्ट एप्रोप्रिएट प्राइमरी इम्यूनाइजेशन एज कौन सी होती है? 0 से 6 मंथ, 0 से 9 मंथ, 0 से 12 मंथ, 0 से 18 मंथ। किस एज तक इस डिजीज का वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन हो जाता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 0 से 9 मंथ्स का। वन बाय वन सभी की बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ट्यूबरकुलोसिस डिजीज के लिए। ट्यूबरकुलोसिस डिजीज की प्रिवेंशन के लिए आप बीसीजी वैक्सीन लगाते हैं, जो कि जन्म के समय लगाया जाता है या फिर 1 साल की एज तक लगाया जा सकता है। फिर हम बात करेंगे डिप्थीरिया, पर्टुसिस जिसे वोपिंग कफ कहते हैं, और टिटनेस की। इन तीनों के लिए डीपीटी वैक्सीन लगाया जाता है, जो कि 6 सप्ताह, 10 सप्ताह और 14 सप्ताह की एज पर लगाया जाता है। फिर हम बात करते हैं मीजल्स डिजीज की। मीजल्स का वैक्सीन जो है 9 मंथ्स की एज पर लगाया जाता है। और लास्ट में हम बात करें पोलियो की, तो इसे भी हम डीपीटी वैक्सीन के साथ 6, 10 और 14 सप्ताह पर लगाते हैं। तो हम कह सकते हैं 9 मंथ्स तक ये सभी डिजीजेस के अगेंस्ट इम्यूनाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आपको बताना है प्लेसेंटा में कुल कितना ब्लड प्रेजेंट रहता है? टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड प्रेजेंट इन प्लेसेंटा। Yes, exactly it is 500 ml। एक मैच्योर प्लेसेंटा के अंदर टोटल 500 ml ब्लड मौजूद रहता है। और इसे अगर स्पेसिफिक आप जानना चाहें तो आप बता सकते हैं इंटरविलस स्पेस के अंदर 150 ml और विलाई सिस्टम ऑफ फीटस के अंदर 350 ml। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्यूबर्टी की। प्यूबर्टी का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। फीमेल में प्यूबर्टी के लिए एस्ट्रोजन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। फीमेल में प्यूबर्टी के दौरान आने वाले चेंजेस को टैनर एंड मार्शल ने स्टडी किया। उन्होंने बताया कि प्यूबर्टी के दौरान टोटल 5 इंपॉर्टेंट चेंजेस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है, ब्रेस्ट बर्ड्स का साइज बढ़ने लगता है। इसे हम थैलार्की के नाम से जानते हैं और ये प्यूबर्टी का फर्स्ट साइन भी है। एग्जाम में इसे प्रीवियसली पूछा भी गया है, इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद एड्रिनार्की आती है जिसमें एक्सिलरी हेयर्स का डेवलपमेंट होता है। फिर प्यूबार्की आती है जिसमें प्यूबिक एरिया के हेयर्स का डेवलपमेंट होता है। फोर्थ नंबर पर आता है हाइट और वेट का बढ़ना, और सबसे आखिरी में मेनार्की होता है, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत होती है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की शुरुआत होती है, और ये प्यूबर्टी का लास्ट साइन माना जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एल्जाइमर्स डिजीज की। एल्जाइमर्स कंडीशन एसिटाइल कोलिन नामक न्यूरोट्रांसमीटर की कमी के कारण होता है। एल्जाइमर्स डिजीज ओल्ड एज पर्सन्स में मोस्टली देखने को मिलता है। इस डिजीज के कारण डिमेंशिया हो जाता है, यानी याददाश्त का लॉस हो जाना देखा जाता है। इसके ट्रीटमेंट के लिए डोनेपेजिल नाम की ड्रग इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशेंट मेंटेन्स
सेम पोजीशन फॉर आवर्स। अगर कोई व्यक्ति, कोई पेशेंट, कोई क्लाइंट अपनी पोजीशन को कई घंटों तक एक ही स्थिति में लगातार मेंटेन करे, यानी जैसा वो है वैसा ही बैठा लेटा रहे, तो इसे आप किस टर्म द्वारा डिनोट करते हैं? ऑप्शन ए कैटाप्लेक्सी, ऑप्शन बी कैटेलेप्सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अपकमिंग नॉर्सेट एग्जाम। The right answer is option B, कैटेलेप्सी। यहाँ पर याद रखिएगा, कैटेलेप्सी को आप वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी टर्म द्वारा भी डिनोट करते हैं। वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि व्यक्ति अपनी बॉडी को एक ही पोजीशन में लंबे समय तक बनाए रखता है, और ये कंडीशन डिप्रेशन वाले पेशेंट्स के अंदर मोस्टली देखने को मिलती है। यहीं पर इसी से संबंधित टर्म है कैटेप्लेक्सी। कैटेप्लेक्सी टर्म के अंदर अगर पर्सन को अचानक कोई सीवियर इमोशंस आते हैं, या पेशेंट किसी वजह से डर जाता है या बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, तो उसके अंदर मसल टोन लॉस हो जाती है और पर्सन अचानक से गिर जाता है। ये चीज कैटेप्लेक्सी के नाम से जानी जाती है। आप चाहें तो यहाँ लोग नोट कर सकते हैं, सडन लॉस ऑफ मसल, sudden loss of muscle tone due to extreme emotion। फियर लिख सकते हैं, हैप्पीनेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस पे पर्सन अचानक से मसल टोन खो देगा और हो सकता है कि वो जहां है वहीं गिर भी जाए। इसे कैटाप्लेक्सी कहते हैं। और अपनी पोजीशन को लगातार एक ही पोजीशन में लंबे समय तक बनाए रखना कैटेलेप्सी है। इसे वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी के नाम से भी जानते हैं, और ये डिप्रेशन वाले पेशेंट्स में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपीटिशन ऑफ सेम मूवमेंट अगेन एंड अगेन इज टर्म्ड एज। अगर कोई व्यक्ति लगातार किसी एक ही मूवमेंट को बार बार रिपीट करता है, तो इसे क्या कहेंगे आप? इकोलेलिया, इकोप्रेक्सिया, मैनरिज्म या वर्बिग्रेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। आइए वन बाय वन सभी को रिपीट करें। अगर किसी और के कहे शब्दों को कोई पर्सन रिपीट करता है, तो ये कंडीशन इकोलेलिया कहलाती है। रिपीटिशन ऑफ अदर्स वर्ड इज कॉल्ड इकोलेलिया। अगर कोई व्यक्ति किसी और के किसी और के द्वारा की गई एक्टिविटी को रिपीट करता है, तो आप इसे इकोप्रेक्सिया कहते हैं। किसी और के द्वारा फिजिकल मूवमेंट को, किसी एक्टिविटी को दोहराना बार बार इकोप्रेक्सिया कहलाता है। और वर्बिग्रेशन का मतलब होता है कि दूसरों के द्वारा सॉरी खुद के द्वारा ही बोले गए किसी वर्ड का बार बार इस्तेमाल करते रहना, इट इज कॉल्ड वर्बिग्रेशन। और फाइनली आपके इस क्वेश्चन का आंसर है सी, दैट इज मैनरिज्म। अगर कोई पर्सन किसी एक मूवमेंट को बार बार दोहराता रहता है, ये उसकी आदत में है, तो ये चीज मैनरिज्म कहलाती है। जैसे कि कुछ लोग बात करते हुए बार बार आई ब्लिंक करते हैं, कुछ लोग गर्दन को हिलाते हैं, कुछ हाथों को हिलाते रहते हैं, कुछ कंधे उठाते गिराते रहते हैं। तो ये सब उनकी एक आदत है जो कि अनकॉन्शियसली वो रिपीट करते रहते हैं। इस कंडीशन को हम मैनरिज्म कहते हैं। एक बार फिर से चारों को रिपीट करेंगे। अगर किसी और के द्वारा बोले गए शब्दों को कोई रिपीट करता है, तो ये कंडीशन इकोलेलिया है। दूसरों के द्वारा की गई फिजिकल एक्टिविटी का बार बार रिपीटेशन इकोप्रेक्सिया है। और खुद के द्वारा खुद ही की किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को अनकॉन्शियसली बार बार दोहराना मैनरिज्म है। और किसी पर्टिकुलर शब्द को बार बार यूज करना वर्बिग्रेशन है।
Next question is, two opposite ideas about same thing at same time in same person is known as. This question is from psychiatric subject. अगर किसी व्यक्ति को एक ही समय पर एक ही चीज के लिए दो ऑपोजिट आइडियाज आए तो इसे आप किस टर्म द्वारा डिनोट करेंगे? The right answer is ambivalence. किसी भी समय किसी एक चीज के लिए दो ऑपोजिट आइडियाज का आना एम्बिवेलेंस है। नेक्स्ट याद रखिएगा, डिस्ट्रैक्टिबिलिटी जो है अटेंशन का डिसऑर्डर है। अटेंशन का मतलब होता है किसी एक चीज पर फोकस रहना, ध्यान केंद्रित करना। अगर कोई व्यक्ति फोकस नहीं कर पा रहा है तो ये कंडीशन डिस्ट्रैक्टिबिलिटी है, तो हम कह सकते हैं डिस्ट्रैक्टिबिलिटी इज अ अटेंशन डिसऑर्डर। ओबीजी से कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक टर्म्स को रिवाइज करेंगे। ऑब्स्टेट्रिक शब्द जहां भी आप देखें तो इसका मतलब होता है प्रेगनेंसी और इससे संबंधित डिसऑर्डर्स। गायनेकोलॉजी वर्ड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिजीज या डिसऑर्डर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। होपफुली अब आप इस चीज में डिफरेंशिएट कर पाएंगे। ऑब्स्ट्रक्टिव एंड गायनेकोलॉजी। ऑब्स्टेट्रिक मीन्स प्रेगनेंसी से संबंधित और गायनेकोलॉजी मीन्स नॉन प्रेग्नेंट वुमेन के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से संबंधित। यहाँ पर आपको बताना है कि किसी भी फीमेल की लाइफ में अलग अलग एजेस पर टोटल नंबर ऑफ oocytes कितने होते हैं। जैसे कि सबसे पहले आप बताएं कि 20 सप्ताह की गैस्टेशनल एज पर कितने oocytes देखने को मिलते हैं। एक फीमेल चाइल्ड जब मदर के यूट्रस में होती है, वुम्ब में होती है, तो उसमें टोटल कितने oocytes होते हैं। यस एग्जैक्टली इट इज 7 मिलियन। कुल 7 मिलियन oocytes प्रेजेंट होते हैं एट 20 वीक ऑफ गेस्टेशन, जो कि नंबर सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद एट बर्थ पर कितने oocytes होते हैं? यस एग्जैक्टली 2 मिलियन इन नंबर। फिर हम बात करें प्यूबर्टी की एज पर। यस एग्जैक्टली 4 लाख। फिर हम बात करें मेनोपॉज होने पर। अप्रॉक्सीमेटली 10,000। तो याद रखिएगा, किसी भी फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव एज होती है वो 15 से 45 साल के बीच में होती है, और मेनोपॉज का होना रिप्रोडक्टिव एज के कंप्लीट होने को बताता है। वहां पर सबसे कम नंबर ऑफ oocytes देखने को मिलते हैं, जो कि संख्या में 10,000 होते हैं, और मैक्सिमम होते हैं 20 वीक ऑफ गेस्टेशन पर 7 मिलियन, एट बर्थ पर 2 मिलियन और प्यूबर्टी पर 4 lakh. Next question. In India, the Universal Immunization Program was launched in the year. भारत में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था? 1978 में, 1985 में, 1992 में, 1997 में? ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम भारत में 1985 में, 1985 में लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैनेजमेंट ऑफ द GERD डिजीज एक्सेप्ट। इनमें से GERD कंडीशन का मैनेजमेंट कौन सा नहीं है? GERD का फुल फॉर्म होता है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज।
आपके ऑप्शंस हैं burp in between meal, use thickened food, offer small and frequent meal, provide supine position after feeding. The right answer is option D. यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर माना जाएगा। अगर किसी क्लाइंट को आप फूड देने के बाद सुपाइन पोजीशन देते हैं तो उसमें GERD के सिम्टम्स और ज़्यादा सीवियर होंगे। ये इसका मैनेजमेंट नहीं है। इसके अलावा बर्प इन बिटवीन मील यानी खाना खाने के दौरान खाने के साथ गई एयर को स्टमक से बाहर निकालना, थिक फूड का इस्तेमाल करना और स्मॉल और फ्रीक्वेंट मील्स लेना, ये सभी GERD कंडीशन में हेल्पफुल रहती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और GERD कंडीशन के बारे में नोट करिएगा। GERD GERD का फुल फॉर्म आपसे यदि पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज GERD। इस कंडीशन में होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए ये आपका स्टमक है और इस स्टमक के द्वारा आप जब भी कोई भी फूड सब्सटेंस खाते हैं तो वो आपके सीधे स्टमक में पहुंचता है और यहीं पर इसे डाइजेस्ट करने के लिए गैस्ट्रिक जूस, HCl, सिक्रीशंस आदि निकलते हैं। जब ये सिक्रीशन स्टमक में ही रहें और इस फूड को डाइजेस्ट करें तब तक तो ठीक बात है, लेकिन अगर ये सिक्रीशंस यानी कि स्टमक एसिड और बाइल यहाँ से ऊपर की तरफ आने लगे यानी कि स्टमक से निकलकर ये ऊपर ईसोफेगस में चढ़ने लगे, फूड पाइप में जाने लगे और वहाँ की जो इंटरनल लाइनिंग है, मेम्ब्रेन है, उसे जलाने लगे, डिस्ट्रॉय करने लगे, इरिटेट करने लगे, तो ये कंडीशन गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज कहलाती है। एक बार फिर से समझिएगा, हमारे स्टमक में फूड को डाइजेस्ट करने के लिए स्टमक एसिड यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl आदि का सिक्रीशन होता है। ये HCl जब स्टमक के अंदर रहता है तो वहाँ की मेम्ब्रेन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन किसी वजह से ये स्टमक एसिड ईसोफेगस में चला जाए तो ये ईसोफेगस की इंटरनल मेम्ब्रेन को जला देगा, इरिटेट कर देगा, वहाँ अल्सर फॉर्म करवा सकता है और इसके कारण क्लाइंट को हर्ट बर्न जैसी कंडीशंस फेस करनी पड़ती हैं। तो स्टमक एसिड का वापस ईसोफेगस में जाना गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज के नाम से जाना जाता है। इस डिजीज कंडीशन को आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ओवर द काउंटर मेडिकेशन लेकर ट्रीट कर सकते हैं। अगर आपने इसे ट्रीट नहीं किया तो इससे आपको अल्सर्स हो सकते हैं और ये कंडीशन लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है। अगर इस कंडीशन से सफरिंग पेशेंट को अगर आप खाना खिलाकर तुरंत सुपाइन पोजीशन लेंगे तो स्टमक और इसोफेगस के बीच में जो कार्डियक स्फिंक्टर मौजूद होता है ये रिलैक्स हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो एसिड है वापस इसोफेगस की तरफ मूव करेगा और जो सिम्टम्स हैं वो सीवियर हो जाएंगे। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि GERD वाले पेशेंट को कभी भी खाना खिलाने के बाद लेटाना नहीं चाहिए, उसे सीधा बैठाना चाहिए, थोड़ा-थोड़ा खाना खाना खिलाना चाहिए और लिक्विड डाइट कम से कम देनी चाहिए। साथ ही साथ बर्प इन बिटवीन मील कराना चाहिए और थिक फूड देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंटल हेल्थ केयर एक्ट। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट कब आया था? द राइट आंसर इज 2017 में। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 में आया था। नेक्स्ट आपको बताना है, अगर किसी क्लाइंट के अंदर रिपीटेटिव अनकंट्रोलेबल थॉट्स आते हैं और उसके बाद कुछ पर्टिकुलर एक्ट को वो दोहराता है
तो इसे किस टर्म द्वारा डिनोट किया जाता है? रिपीटेटिव अनकंट्रोलेबल थॉट्स आना और उसके बाद कुछ पर्टिकुलर रिचुअल्स या एक्ट करना क्या कहलाता है? Yes, the right answer is it is called obsessive compulsive disorder. यहाँ पर रिपीटेटिव सेम आइडियाज या थॉट का आना ऑब्सेशन या ऑब्सेसिव थॉट है और इसके बाद कुछ एक्टिविटी रिचुअल्स आदि परफॉर्म करना कंपल्शन है। एग्जाम्पल की बात करें तो एक व्यक्ति को बार बार ये विचार उसके दिमाग में आता है कि उसके हाथ गंदे हैं, उसके हाथ गंदे हैं, तो इसका मतलब है उसके दिमाग में ये ऑब्सेशन या ऑब्सेसिव थॉट आ रहा है और इस थॉट को हटाने के लिए खुद को अच्छा महसूस करवाने के लिए वो बार-बार जाकर अपने हाथों को साफ कर लेता है, हैंड वॉशिंग कर लेता है, तो ये कंपल्शन है। तो लगातार विचारों के आने के कारण उसे कुछ एक्शंस परफॉर्म करने पड़े, तो ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, ड्रग एडिक्शन इज मेजर प्रॉब्लम इन विच एज ग्रुप? याद रखिएगा, एडोलेसेंस एज ग्रुप यानी 11 से 19 साल के बच्चों में ड्रग एडिक्शन सबसे बड़ी प्रॉब्लम मानी जाती है क्योंकि पीयर प्रेशर होता है। पीयर प्रेशर का मतलब है इस उम्र के जो लोग हैं, बच्चे हैं, उनके साथ वाले बच्चे ड्रग अगर एडिक्टेड हैं और उस उनका ऐसे बच्चों के साथ संपर्क होता है, तो उनमें भी ड्रग एडिक्शन जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है। यानी दोस्तों के दबाव के कारण, साथियों के दबाव के कारण, पीयर प्रेशर के कारण एडोलेसेंस एज ग्रुप में ड्रग एडिक्शन सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली प्रॉब्लम है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट कुछ टर्म्स की। सबसे पहले आपको बताना है एस्पर्मिया टर्म क्या होता है। अगर आप इसे एब्सेंस ऑफ स्पर्म कह रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। एस्पर्मिया शब्द का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ सीमेन, एब्सेंस ऑफ सीमेन। सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान मेल पेनिस से जो इजैक्यूलेशन निकलता है वो कंप्लीट सब्सटेंस सीमेन कहलाता है और इस सीमेन के अंदर ही स्पर्म्स होते हैं। अगर इस सीमेन के अंदर स्पर्म्स की एब्सेंस हो, स्पर्म्स नहीं पाए जाएं, तो ये कंडीशन एजूस्पर्मिया कहलाती है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं एब्सेंस ऑफ स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ यानी स्पर्म का सीमेन में नहीं पाया जाना एजूस्पर्मिया है और पूरे सीमेन का ही एब्सेंस एस्पर्मिया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए ओलिगोस्पर्मिया क्या होता है, तो आप बताएंगे स्पर्म काउंट लेस देन 20 मिलियन पर ml। स्पर्म काउंट लेस देन 20 मिलियन पर ml। अगर किसी मेल पर्सन में सीमेन के अंदर स्पर्म काउंट 20 मिलियन पर ml हो, इससे कम हो, तो ये कंडीशन ओलिगोस्पर्मिया कहलाती है। लास्ट टर्म आपको बताना है एस्थेनोस्पर्मिया क्या होता है। एस्थेनोस्पर्मिया का मतलब होता है रिडक्शन ऑफ वायबिलिटी, यानी कि स्पर्म्स की जो वाइबिलिटी पीरियड है 48 से 72 आवर्स का, अगर ये कम हो जाए तो इसे आप एस्थेनोस्पर्मिया के नाम से जानते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्टेड इन। ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम किस वर्ष शुरू किया गया था? 1870 में, 1974 में, 1976 में या फिर 1985 में?
द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 1974 में। यहाँ पर याद रखिएगा ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जिसे कि आप एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, इसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1974 के अंदर लॉन्च किया था। इसी प्रोग्राम को यूनिसेफ ने 1985 के अंदर यूनिसेफ ने 1985 के अंदर यूनिवर्सल चाइल्ड इम्यूनाइजेशन नाम दिया। यूनिवर्सल चाइल्ड इम्यूनाइजेशन नाम दिया। एक बार फिर से समझिएगा, ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को ही हम एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन नाम से जानते हैं। इसे 1974 में WHO ने दिया था और उसके बाद 1985 में यूनिसेफ ने इस प्रोग्राम का नाम यूनिवर्सल चाइल्ड इम्यूनाइजेशन रख दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवर्स कोल्ड चेन is used for, रिवर्स कोल्ड चेन प्रोसेस किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शंस आर कैरिंग स्टूल सैंपल्स ऑफ पोलियो पेशेंट फ्रॉम PSC टू लेबोरेटरी, PHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल पर पोलियो पेशेंट से लिए गए स्टूल सैंपल को लेबोरेटरी तक पहुंचाने में, ऑप्शन बी ट्रांसपोर्टिंग आउटडेटेड वैक्सीन फ्रॉम PSC टू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जितने भी आउटडेटेड वैक्सीन्स हैं जो अब उपयोग योग्य नहीं हैं उन्हें PSC से वापस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए, ऑप्शन सी ट्रांसपोर्टिंग द वैक्सीन टू द लेबोरेटरी टू चेक पोटेंसी, वैक्सीन्स को इसकी पोटेंसी चेक करने के लिए ट्रांसफर करने हेतु, ऑप्शन डी ट्रांसपोर्टिंग द वैक्सीन फ्रॉम कैंप्स टू सब सेंटर, कैंप से सब सेंटर्स वैक्सीन पहुंचाने के लिए। इस उद्देश्य से रिवर्स कोल्ड चेन प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। The right answer is option A, carrying stool samples of polio patient from PSC to laboratory। आपने कोल्ड चेन का नाम तो सुना ही होगा। कोल्ड चेन के अंदर हम क्या करते हैं, जिस जगह पर वैक्सीन बनता है यानी वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग साइट से उसे जिस जगह पर हमें वैक्सीनेशन करना है उस जगह पर पहुंचाना होता है और ये ट्रांसपोर्टेशन एक मिनिमम टेम्परेचर पर किया जाता है ताकि ये वैक्सीन खराब ना हो। इस पूरे प्रोसेस को कोल्ड चेन कहा जाता है। एक बार फिर से समझिएगा, वैक्सीन को मिनिमम टेम्परेचर पर यानी कम से कम तापमान पर पूरी सावधानी से मैन्युफैक्चरिंग साइट से वैक्सीनेशन साइट तक पहुंचाना कोल्ड चेन कहलाता है। अब इससे ऑपोजिट बात की जाए, रिवर्स कोल्ड चेन प्रोसेस क्या है, तो रिवर्स कोल्ड चेन प्रोसेस के द्वारा हम किसी भी जगह से सैंपल का कलेक्शन करके उसे एक मिनिमम टेम्परेचर पर लेबोरेटरी तक पहुंचाते हैं। ये ही रिवर्स कोल्ड चेन प्रोसेस है। जैसे कि मान लीजिए कोई पोलियो का पेशेंट है, आपने उस पेशेंट का स्टूल सैंपल लिया। अब इस स्टूल सैंपल को आप जैसे ही कलेक्ट करेंगे उसे तुरंत फ्रोजन आइस पैक वाले बॉक्स के अंदर पैक करके लेबोरेटरी के लिए भेज देंगे। फ्रोजन आइस बॉक्स बैग्स के कारण इसका टेम्परेचर 4 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा और इस टेम्परेचर पर पोलियो का वायरस जो है डिस्ट्रॉय नहीं होता, जिंदा रहता है और इस टेम्परेचर को मेंटेन करके आप लैब तक जब इस सैंपल को पहुंचा देंगे तो यही प्रोसेस रिवर्स कोल्ड चेन प्रोसेस कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज silvery scales plaques that are mildly itchy
on patient's knee and elbow are known as। अगर किसी पेशेंट के घुटने और कोहनी वाले एरिया में सिल्वर कलर के स्किन पैचेस बन जाएं और इन पर इचिंग हो रही हो तो ये किस फाइंडिंग के होने को बताते हैं? स्कैबीज, विटिलिगो, सोरियासिस, इम्पिटिगो। The right answer is option C, psoriasis. Thank you so much everyone for watching this complete video. अगर आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह के रेगुलर वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट।